हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को लोकोमोशन एंड मूवमेंट का थर्ड पार्ट जिसमें ज्वाइंट्स एंड डिसऑर्डर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले बच्चों कौन सा ज्वाइंट हमारे कहाँ पर है और कौन कौन से डिसऑर्डर एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं ज्वाइंट्स कि कहाँ पर कौन सा ज्वाइंट्स है और उस ज्वाइंट्स का नाम क्या है, उसमें मूवमेंट है या नहीं है, या हमारे बॉडी का सारा हड्डी मूवमेंट होता है या नहीं होता है बच्चों। तो उसको देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। याद रखेंगे हमारे बॉडी में जरूरी नहीं है कि जितना बोन है सारा का सारा मूवमेंट मिलता ही हो, है ना। तो उसी को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है और आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ज्वाइंट्स बच्चों, ज्वाइंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट, यानी कि फिक्स्ड ज्वाइंट कौन सा ऐसा ज्वाइंट है बच्चों जो फिक्स्ड है, यानी कि वो मूव नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे हमारा सूचर यानी स्कल, क्रेनियल बोन बच्चों। तो यहाँ देखिए फिक्स ज्वाइंट बोल सकते हैं आप, या फिर इमूवेबल ज्वाइंट्स बोल सकते हैं आप, या फिर सिनेरेथ्रोसिस बोल सकते हैं, या फिर फाइब्रस ज्वाइंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है सूचर, है ना बच्चों, सूचर क्रेनियल बोन। ये देखिए ज्वाइंट बिटवीन क्रेनियल बोन बच्चों। जब भी कोई बेबी बॉर्न लेती है या लेता है बच्चों, तो उसका जो स्कल का बोन होता है वो फ्यूजन पोजीशन में होता है, बाद में वो फ्यूज करता है बच्चों। फ्यूज करने के बाद आप देखेंगे इसका कोई मूवमेंट है नहीं, है ना। पैराइटल बोन है आपका, टेम्पोरल बोन, इसका कोई मूवमेंट है क्या? नहीं है। हमारा इसका मूवमेंट है, ये हाथ का मूवमेंट है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्रेनियल बोन का बच्चों मूवमेंट नहीं होता है। तो जिसका मूवमेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स, या फिर इमूवेबल, या फिर साइनेरोथ्रोसिस, या फिर बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, है ना। दूसरा देखते हैं कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट बच्चों, ठीक है, जो कि स्लाइटली मूवेबल है, यानी कि थोड़ा सा मूव करेगा, पूरा नहीं करेगा। और एक और नाम है बच्चों, इसके नाम में एम्फियोथ्रोसिस, एम्फियोथ्रोसिस, ठीक है। एग्जाम्पल में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क present between adjacent of vertebra of vertebral column। आप बच्चों स्लाइटली मूव कर सकते हैं, जैसे आप ये, है ना, पूरा का पूरा 360 पर तो आप रोटेट नहीं हो सकते ना। तो इसीलिए इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि आप स्लाइटली मूव कर सकते हैं, ना। तो स्लाइटली मूवमेंट आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें जो वर्टिब्रा है बच्चों, उसमें जो वर्टिब्रा है ना, ठीक है ना, तो इसमें स्लाइटली मूवमेंट है ना, स्लाइटली मूवमेंट। ये एक एक बोन जो है इसे बच्चों वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं पुबिस सिम्फाइसिस, पुबिस सिम्फाइसिस। ये हमारा कहाँ मिलेगा बच्चों? पेल्विक गार्डन, है ना, पेल्विक गार्डन। ज्वाइंट बिटवीन कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन एंड पेल्विक गार्डन। कॉक्सल बोन ही तो था ना बच्चों, तीन बोन से मिलकर बन रहा था, इलियम, ईसियम और पुबिस सिम्फाइसिस, है ना। चलिए तीसरा देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स, या फिर बोलिए फ्रीली मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट, या फिर डायआर्थ्रोसिस, है ना, डायआर्थ्रोसिस। एग्जांपल में देख लेते हैं कौन कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट में मेरे पास आता है। पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा है हिंग ज्वाइंट, तीसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और फोर्थ है हमारे पास कॉन्ड्रोइड ज्वाइंट, फिफ्थ है हमारे पास सैडल ज्वाइंट, सिक्स है हमारे पास बच्चों पाइवॉइड ज्वाइंट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहां पर मिलेगा? ज्वाइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन, है ना। यानी कि ये हमारे पास पेक्टोरल गार्डन, ये क्लैविकल बोन और स्कैपुला यहाँ पे। तो ये बच्चों ये देखिए ये मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, ये 360 पर आपका मूव कर रहा है ना। तो ये हमारे पास है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। उसके बाद है बच्चों फीमर, फीमर एंड पेल्विक गार्डन। फीमर यानी कि हमारा ये जो बोन है, थाई का जो बोन है बच्चों, ये पेल्विक गार्डन से यहाँ पर ज्वाइंट है। ये हमारा पैर देखते हैं, इसे मूव करता है ना फ्रीली। उसके बाद हमारे पास है हिंग ज्वाइंट बच्चों, हिंग ज्वाइंट यानी अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में ये मूवमेंट अलाउ करेगा, दोनों प्लेन में। जैसे कि देखेंगे ये हमारा हाथ है ना, तो ये ऐसे भी जा रहा है, बैक साइड भी जा रहा है, और बैक साइड से आपका ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है ना। लेकिन इसमें वन प्लेन में सिर्फ आपका मूवमेंट है। जैसे ये हाथ को आप ले लीजिए, तो ये हैंड आपका आगे की ओर बच्चों मूव कर रहा है, बैक साइड में तो मूव नहीं कर रहा ना, इसीलिए से बोल रहा वन प्लेन में मूव करेगा। कौन कौन सा उसका एग्जाम्पल है बच्चों? एल्बो ज्वाइंट, अभी मैंने आपको बताया एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट आपका जो है वन डायरेक्शन में से होता है, एक वन प्लेन में,
इस तरह से हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है ना, ये पीछे तो घूम नहीं रहा है ना, इसीलिए बोल रहे वन प्लेन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नी, घुटने का, है ना, आप घुटना को देखेंगे तो आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, पीछे की मूव कर रहा है लेकिन आगे में पूरा मूव नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद इंटरफेलेंजियल, इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट, यानी जो आपका फिंगर का है बच्चों, ये देखिएगा तो ये मेरा से मूव कर रहा है, ये देखिए ना, ये आगे में से मूव कर रहा है बच्चों, ये से मूव कर रहा है, ये बैक साइड से मूव नहीं कर रहा है ना, ये आगे में से मूव कर रहा है, ठीक है। इसलिए बोला इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट। और एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट क्या है बच्चों आपका, नीचे है ना, यहाँ पर एंकल ज्वाइंट। थर्ड है हमारे पास ग्लाइडिंग ज्वाइंट, वन बोन स्लाइड ओवर द अदर, यानी एक बोन दूसरे बोन के ऊपर में आपका स्लाइड करेगा, जिसके एग्जांपल में कार्पल्स और आपके पास है टार्सस, है ना। कार्पल्स यानी क्लाइम हो गया बच्चों, टार्सस आपका एंकल के पास हो गया, ठीक है, बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों कॉन्डलॉइड ज्वाइंट्स में, एग्जांपल में पास एटलस, ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल, है ना, ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल, ठीक है, एटलस ऑसिपिटल कॉन्डाइल ऑफ स्कल, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है सेडल ज्वाइंट, सेडल ज्वाइंट किसको बोलेंगे, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, यानी ये पोर्शन बच्चों, ये कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स है ना, ये मेटाकार्पल्स आपका है ना, 1 2 3 4 5, हमने इसका लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था, इसमें 5 बोन है बच्चों, तो इसका ज्वाइंट का जो इसमें मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट इसे बोलते हैं सेडल ज्वाइंट, ठीक है। पाइवॉइड ज्वाइंट बच्चों बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, है ना, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, ये रेडियस अल्ना बच्चों, ये रेडियस अल्ना मूवमेंट हो रहा है, ये रेडियस अल्ना बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो डिसऑर्डर यानी ज्वाइंट्स में देखा, फिक्स ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है आपका, साइनोवियल ज्वाइंट है बच्चों आपका, उसके बाद में साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर में हमें देखने को मिलता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स, सैडल ज्वाइंट्स और पाइवॉइड ज्वाइंट, ठीक है। ये सारा ज्वाइंट्स को अच्छे से याद रखना है, और याद रखिएगा जो बोन मूव नहीं करेगा वो बोन हमारा सूचर का बोन है, यानी हमारा स्कल का बोन है, वो मूवमेंट उसमें नहीं होता है। यहाँ पर है बच्चों क्रेनियल बोन, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में आता है डिसऑर्डर। एनसीईआरटी ने किस किस डिसऑर्डर के बारे में हम लोगों को पढ़ने दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही डिसऑर्डर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इससे भी बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है बच्चों हम उसी को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिसऑर्डर में मिस्थेमिया ग्रेविस, मिस्थेमिया ग्रेविस ये किस टाइप का बच्चों डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चों कि हमारा खुद का जो बॉडी होता है ना, यानी खुद का एंटीबॉडी जो होता है वो अपने ही एंटीजन को नहीं पहचान पाता है, उससे लगता है नॉन सेल्फ एंटीजन है। दो तरह का एंटीजन होता है बच्चों, एक होता है सेल्फ एंटीजन जो हमारा खुद का बॉडी का होता है, एक होता है बच्चों नॉन सेल्फ एंटीजन, ये बाहर से आता है हमारे बॉडी में, है ना, ये हमारा खुद का बॉडी का होता है बच्चों। तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये लगता है कि ये जो सेल्फ एंटीजन है हमारे बॉडी का, ये कोई बाहर का अननोन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमारा ही बॉडी का होता है, और एक अनजान समझकर उसे, दुश्मन समझकर उसे हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मारना चालू कर देता है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था स्लाइडिंग थ्योरी में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा था कहां पर बच्चों आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, फिर वहां स्टिमुलस आ रहा था, फिर वहां से या तो कॉन्ट्रैक्शन या तो फिर रिलैक्सेशन आपका हो रहा था, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे हम सिम्टम क्या है, अगर किसी को मिस्थेमिया ग्रेविस हो जाता है तो सिम्टम्स क्या है, फटीग, थकावट तो होगा ही, क्यों, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मैसेज जा नहीं रहा है, इफेक्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो आपको थकावट महसूस होना है। वीकनिंग, कमजोरी भी होगी बच्चों। पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, हो भी सकता है कि पैरालिसिस हो जाए। देखिए जब अगर न्यूरॉन से मैसेज नहीं आ रहा है, याद रखिएगा अगर न्यूरॉन से मैसेज नहीं आ रहा है तो बॉडी पैरालाइज होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर यहाँ पर मेरा न्यूरॉन का मूवमेंट बंद हो जाता है तो ये मेरा हाथ बिल्कुल सेंसलेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, इसीलिए इसमें आपका पैरालिसिस होने का भी चांस है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, है ना,
ये कैसा है, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी लगातार आपका स्केलेटल मसल्स क्या होगा, डीजेनरेट करेगा बच्चों, यानी कि वो डिग्रेड करेगा, यानी कि वो धीरे धीरे वो गलता चला जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, और ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ही होता है। आपको मैं बता दूं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है बच्चों। यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी कहा है जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो इसका अब ट्रीटमेंट कहां से होगा, अब इसकी जीन थेरेपी की जाएगी तो ही जाकर ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ जीन म्यूटेशन, देख लीजिए, ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ जीन म्यूटेशन, है ना, यानी कोई डीएनए है बच्चों, ये क्या है, ये एक जीन है बच्चों, ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है ना। तो जीन क्या होता है ना, जब डीएनए का बेस पेयर एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन, साइटोसिन के साथ बाइंड करता है बच्चों, उसी में उसका बेस पेयर का मिसमैच होने की वजह से कोई ना कोई म्यूटेशन पैदा होता है, और वो म्यूटेशन कोई ना कोई एक नई बीमारी को लॉन्च करता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चों लिखा है जीन म्यूटेशन। अब आते टिटेनी, टिटेनी हम लोग अक्सर करते नहीं बच्चों कि पैर में टिटेनी हो रहा है, हाथ में एकदम हो रहा है, पैर में ज्यादा ही होता है ना, तो उससे क्या होता है बच्चों की ब्लड का फ्लो जो है ना कम हो जाता है ना। आगे देखते हैं, रैपिड स्पाज्म, यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंटरी, यानी खुद ब खुद होना चालू हो जाता है, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया होगा वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों यानी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, समझ रहे हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट यानी कि आपका मसल्स बिना आपके परमिशन का वो मूवमेंट कर रहा होता है। जैसे इनवॉलेंटरी मूवमेंट में हमने कहा था कि हमारे पास में कार्डियक मसल्स है और स्मूथ मसल्स है ना, उसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। स्कैटर मसल्स बच्चों वो आपका वॉलेंटरी मूवमेंट होता है ना। कभी कभी देखेंगे कि यहाँ पर बाजू पर आपका मसल ऐसे 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 आपका बहुत स्पीड से स्पैज्म करता है ना, तो वही आपका इनवॉलेंटरी मसल्स। उसके बाद है इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों आपका ये मसल स्पैज्म होता है, और हम लोग उसको कहते हैं टेटेनी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अर्थराइटिस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गठिया, है ना। ये ठंड के मौसम में ज्यादा तकलीफ देती है, हाथ पैर बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाता है बच्चों, और दर्द बहुत होता है इसमें, पेन बहुत होता है इसमें, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। और ज्वाइंट का जो इन्फ्लेमेशन है बच्चों उसमें होता है क्या, जैसे कि इंटर है, तो ये दो मेरा बोन के बीच में बच्चों यहाँ पर यूरिक एसिड आपका एक्यूमुलेट कर जाता है, या फिर हमारे घुटना में एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसके वजह से वहां पर इन्फ्लामेट हो जाता है, यानी सूज जाता है बच्चों, फूल जाता है वहां पर, जिसके वजह से पेन होता है ज्यादा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि एक एज होने पर बीमारी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिक्रीज बोन मास, जहां ऑस्टियोपोरोसिस होगा बच्चों तो वहां बोन मास आपका वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंक्रीज चेंज ऑफ फ्रैक्चर, यानी चांसेस ज्यादा है कि फ्रैक्चर होने का, जैसे आप ओल्ड एज वाले लोग को देखेंगे, है ना। एज रिलेटेड का मतलब क्या है बच्चों, हम लोग को भी नहीं होगा, ठीक है ना, जो यंगस्टर लोग उनको एज में उनका बोन वीक हो जाता है। रीजन कैल्शियम का बनना बंद हो जाता है एक एज में आकर, विटामिन डी नहीं ले पाते सही से, और एज होने के बाद बच्चों मैक्सिमम बॉडी का फंक्शन वो आपका धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है, तो चांसेस ज्यादा है फ्रैक्चर होने का, है ना। उसके बाद डिक्रीज, यानी कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल इज अ कॉमन कॉज, और जो फीमेल है उनके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस रहता है। वजह यह है कि जब कोई फीमेल मेनोपॉज तक पहुंचती है, यानी कि 50 से 55 एज या फिर 45 भी आप ले सकते हैं, तो उसमें मेनोपॉज होता क्या है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, तो एस्ट्रोजन का जब लेवल ये बच्चों डिक्रीज कर जाता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रॉब्लम होना ही होना है ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कर दिया एबव 40 ईयर्स, यानी 40 साल के ऊपर के लेडीज को आप ले सकते हैं ना। मैक्सिमम 40 साल के ऊपर वाले लेडीज को ही मेनोपॉज होता है, और जब वो मेनोपॉज होता है बच्चों तो उसमें ये होता है आपका कि एस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, जिसके वजह से यानी कि यहाँ पर साफ मालूम पड़ रहा है कि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बोन को स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है इसका मतलब कि फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी आ रही है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या क्या देखा,
डिसऑर्डर में हमने मिस्थेमिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटेनी, अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इससे रिलेटेड ज्वाइंट्स या डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और इससे पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, अब वहां पर जाकर आप लिंक में देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच।